क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? चलो बच्चे कब समझदार हो गए टारगेट वाले, हर चीज शॉर्टकट में करने लग गई थी। अभी 2-3 दिन पहले मास्टर पूरा करवा रहे डेरिवेशन, मेरे बेटे शॉर्ट में सुलटा रहे। अरे तुम पूछो मत, नहीं ज्यादा फिजिक्स आ गया उनको। और फिर ये पीछे देख देख के ये भी सिस्टम सुलटा रही है। सर मैंने तो पूरा उतार के बोला था। पूरा उतार के बोला था। मैंने रफ में उतार के सीधे ही उतारा। अच्छा, तो पहले रफ में फिर पूरा उतारा तुमने? दो बार कैसे उतार दिया मतलब? पहले रफ में उतारा। अच्छा लेकिन ये फिलहाल 2 महीने सीरियस होकर पढ़ लो, ठीक है? चलो भाई क्या करें? एक बार नहीं बच रहा है। 1.5 हाँ मतलब 1.5 महीना। अब सीरियस होकर पढ़ लो, बस शॉर्टकट है, मत सुनता कोई चीज। इंडिकेटर डायग्राम अपन वहां तक तो आ ही गए थे। आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह अपन ने देख लिया था, एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह देख लिया था। अब आ जाओ इंडिकेटर डायग्राम। देखो इंडिकेटर डायग्राम में क्या होगा, ये सबसे पहले बात तो ये है पी और बी के बीच में जो ग्राफ बनेगा। अब ऐसा ग्राफ बनेंगे सारे, इसके ऊपर थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे। पीवी का जो ग्राफ है वो, अरे हाँ सर, सर ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अरे हाँ सर ऐसा, अच्छा ठीक है। सर ये जो बनेगा और ये जो बनेगा, V1 पे कौन सा आएगा? P1, और V2 पे कौन सा आएगा? P2। ये सब जवाब चाहिए, ये सब। तो बोले सर इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोले सर दिस एरिया इज रिप्रेजेंट बाय वर्क, ठीक है? एरिया इज इक्वल टू वर्क। ये इसका कहलाता है पीवी का इंडिकेटर डायग्राम, जो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि पी और वी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा? वर्क। बोले सर कैसे? बोले सर हम जानते हैं वर्क क्या होती है। बोले सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। और हम ये भी जानते हैं सर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बोले सर ये हो जाएगा एफ की जगह रख दूंगा पी इनटू ए इनटू डी, और एडी क्या कहलाएगा? मेरा वॉल्यूम। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा वर्क। ये सब जवाब चाहिए। इस प्रकार से जो इंडिकेटर जो डायग्राम है, ये डायग्राम मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर आपको भी पता है भाई किस प्रकार से निकालते थे अपन। ये वाली सिचुएशन में अपन क्या करते थे? अपन यूज करते थे किसका? आयत का रेक्टेंगुलर एरिया। और इसके लिए अपन किसका यूज कर लेते थे? अपन ट्रायंगल। या फिर अपन ऐसे भी याद करो, अपन ने इसका कंप्लीट किया, अपन ने पेंटागोनल स्ट्रक्चर का अपन एरिया निकालना सीखे। 1/2 दो पैरेलल साइड के सम इनटू में बीच की डिस्टेंस, ये सब। बोले सर इसका वर्क निकालना सीखे थे हमने 1/2 दो पैरेलल साइड का सम, दोनों पैरेलल साइड मान लो ए बी, और ये सी डी है तो दोनों पैरेलल साइड का सम ए बी प्लस सी डी इनटू में डेल बी, दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी डी। ये लिख सकते हैं अपन 1/2 ए बी प्लस सी डी इनटू में बी डी। ये सब दिस इज रिप्रेजेंट टू वर्क डन, ठीक है? लिखिए तो हमारा तो इस बार जल्दी चला गया और पॉलिसी काफी दिन पहले, कितने दिन पहले चला गया? 3-4 दिन पहले ना।
क्लियर हो गया? अब इसके बाद में जो आइसोकोरिक प्रोसेस की डायग्राम है, सबके डायग्राम नहीं भाई, सबके ग्राफ नहीं, आइसोकोरिक डायग्राम। आइसोकोरिक डायग्राम, जैसे देखो आइसोकोरिक डायग्राम के अंदर किसका ग्राफ बने, सर हम बनाना चाहते हैं सबसे पहले बी और टी के बीच में। पहले हाँ सर, तो कैसे ग्राफ आएगा सर? क्यों सर? ठीक है सर, आइसोकोरिक के अंदर यदि ये वाली सिचुएशन आ जाए तो पी वाली, तो सर ये वाला, ये सर हाँ सर, सर ये वाली सिचुएशन आ जाए तो पी और टी वाली, तो सर ये वाला स्ट्रेट लाइन। ये तीनों ग्राफ जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आइसोकोरिक। ठीक है, बनाओ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है आप इस ग्राफ में कंफ्यूज हो रहे हो, ये ग्राफ कैसे आएगा? तो सर हम ये बात जानते हैं PV इक्वल टू nRT, V कांस्टेंट रहेगा तो P समानुपाती, ठीक, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। इसका तो पता ही नहीं, सीधे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सर इसके बाद में मैं बात करने जाऊंगा कि सर आइसोबारिक प्रोसेस, सर आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब बोले सर प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक का मतलब ये होता है सर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर कौन कितने ग्राफ बनेंगे? वही बोले सर पहला ग्राफ पी और टी के बीच में, बोले हाँ सर, बोले सर दूसरा में टी और पी के बीच में, टी और वी के बीच में होना होगा, या वी और टी के बीच में, बोले हाँ सर। और एक ग्राफ बना लेते हैं अपन पी और वी के बीच में, बोले सर पी और वी के बीच में है, तो वी और टी के बीच में कैसे ग्राफ आएगा? क्योंकि भाई सब पीवी बराबर क्या होता है? nRT, तो वही है, कौन सा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो लिखिए तीनों ग्राफ लिखिए। चलिए अभी चलते हैं। हो गया? आइए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हुआ?
सर आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है सर टी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा सर? कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो सर इसके भी ग्राफ बना। हाँ सर बिल्कुल बना देंगे। बोले सर ये मेरा प्रेशर। बोले हाँ सर। और ये मेरा वॉल्यूम। बोले हाँ सर। बोले सर ग्राफ कैसा आएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस की ओर। बोले सर इसका ग्राफ कैसा है? यदि मैं V और T के बीच में हूं, बोले सर ये वाला। बोले हाँ सर। बोले सर इसका ग्राफ कौन सा आएगा? P और T के बीच में हूं, बोले सर ये वाला ग्राफ है। ये सब के सब ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस को। ध्यान रखना ये P और V के बीच में आइसोथर्मल के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये नहीं है इक्वेशन, ये मैं खुद में बना रहा हूं इसलिए ताकि पूछ ले। आ रही बात समझ में? चांस के लिए क्या आइसोथर्मल ग्राफ कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे इन पे। इसलिए पहले इन चीजों को समझो आप, किस में क्या रहेगा, किस में कौन सा प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या रहेगा पूरा सिस्टम। हो गया। यदि इसका जो वर्क निकालना पड़े तो कैसे निकालना पड़ेगा? बोले सर इसका हमने निकाला था 2.303 nRT log base 10 V top only V1। n क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ मूविंग, नंबर ऑफ T क्या कहलाएगा? टेम्परेचर। क्लियर है बात? उसमें आइसोबारिक में भी लिख लेना। वर्क क्या होगा? बोले सर P V2 माइनस उसमें लिख लेना वर्क P V2 माइनस V1 आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। और उससे पहले में आइसो जो कोरिक था उसमें वर्क लिख लेना 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या रहेगा? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या रहेगा? 0। लिख लिए। अब इसके बाद में डालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस देखो सर, एडियाबेटिक प्रोसेस में P और V के बीच में ग्राफ बनेंगे। कैसे हमें जवाब चाहिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना है। बोले सर ये ग्राफ है, ठीक है। बोले हाँ सर। तो बोले सर इसकी जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एडियाबेटिक प्रोसेस में। बोले हाँ सर। बोले सर इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? बोले सर इसके अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट है PV की पावर में इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे हमें जवाब चाहिए। ये किसकी खासियत होगी? एडियाबेटिक प्रोसेस की। देखो ग्राफ बताओ। फर्स्ट ग्राफ P और V के बीच का, फिर अपन P और T के बीच का देखेंगे, फिर अपन V और T के बीच का देखेंगे।
P और T के बीच में बनाए तो प्रेशर P और T में बना लो, प्रेशर ये V और T का रहा, ये V और ये T। प्रेशर कैसा बनेगा? प्रेशर ऐसा नहीं बनेगा कुछ, लेकिन अब डायरेक्शन की तरफ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो बोले सर इसमें कांस्टेंट क्या है? बोले हम सर की बात जानते हैं कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो बोले हम ये भी तो जानते हैं सर पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो बोले सर बी की जगह क्या हो जाएगा? बोले सर एनआरटी अपॉन में पी हटाना है ना, तो पी की जगह हटाओ, तो एनआरटी अपॉन में भी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बोले सर एनआरटी अपॉन में वी और वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट की। तो बोले सर यहाँ से क्या जाएगा? बोले सर टी v की पावर गामा माइनस 1। तो इसकी जो कांस्टेंट बनेगा, इसकी कांस्टेंट बनेगा सर t v की पावर गामा माइनस 1। ये लिखिए। इसे फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर ये था, इसे फर्स्ट नंबर ये होगा, सेकंड नंबर V और T के बीच में। हो गया, आगे देखो। अब सोचो यदि ऐसे ग्राफ के लिए बोल दे तो सर किस कौन से ग्राफ के बारे में? सर P और T के बारे में लिखा सर, तो कैसा ग्राफ आएगा? ठीक है, ये इसकी फर्स्ट सिचुएशन होगी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका कौन सा पॉइंट होगा? इसका कांस्टेंट पूछे तो आपसे, तो सर इसका कांस्टेंट निकालना है। सर किस किस के बीच में निकालना है? सर P और T के बीच में निकालना है, मतलब V को रिमूव करना है साहब। बोले सर PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। बोले हाँ सर। बोले सर V को रिमूव करना है, तो V को रिमूव करना कौन हो गया? nRT अपॉन V। बोले हाँ सर। तो nRT कांस्टेंट के रूप में रखा, इसको हटाओ यहाँ से, तो P V की जगह T अपॉन V और इसकी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो P T की पावर गामा और P की पावर माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो P की पावर माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा साहब, ये P की पावर माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लिखिए। लिख लिए? ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैं क्यों करवा रहा हूँ। अच्छे से सुन लो भाई साहब, कान खोल के। क्वेश्चन आएगा ये वाला, ग्राफ देखा कि साहब एडियाबैटिक प्रोसेस है, VT ग्राफ में ये रिप्रेजेंट है, इनिशियली कंडीशन ये है V1 T1, फाइनल कंडीशन और टेम्परेचर का डाटा ये दे रखा है। तो बता दीजिए साहब V2 का डाटा कितना आएगा? तो उसके लिए फिर ये कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको टेम्परेचर पूछे, T2 पूछे, तो आप करोगे T1 V1 अपॉन में V2 और इसकी पावर गामा माइनस 1। और गामा आपको वैसा प्रोस अच्छे से पता है, सी के ऊपर में क्या होता है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि सर मोनोएटॉमिक के लिए 5/3,
डायटोमिक के लिए 7/5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3। लिख लो ये सब। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। क्लियर? चलिए अब आगे। अब आगे चलो। अब यहां से देखो क्या होगा। जैसे मान लो ये 3 ग्राफ आपको दे दिए, ये ग्राफ पीवी के बीच का ग्राफ है। बोले हाँ जी सर। तो सर ये तीनों ग्राफ कुछ ऐसे दे सकते हैं, एक ग्राफ हो गया, एक ग्राफ हो गया और एक ग्राफ हो गया। हाँ सर। तो बोले सर इसके लिए ग्राफ दे रखा है 5/3, इसके लिए ग्राफ दे रखा है 7/5, इसके लिए ग्राफ दे रखा है 4/3। और हाँ सर। तो बोले सर ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोले सर ये मोनोएटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक गैस। ठीक है, सबसे नीचे वाला ये ध्यान रखना। फिर ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायएटॉमिक गैस। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस। हम कर से आए सीधे यहीं से। हो गया? चलो आगे देखो। सर देखिए कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है ए और बी के बीच। अब आपसे कहें कि बताओ इसमें कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है? नीचे वाला कौन सा है? एडियाबैटिक। बहुत अच्छे से पता होगा आपको बात है। और ये ऊपर वाला कौन सा रहेगा? आइसोथर्मल। कैसे आपका जवाब सही है? अब मान लो यदि आपके पास में ऐसा ग्राफ आ जाए, अब इसमें कौन सा जाएगा? ये ध्यान रखना इस प्रोसेस के अंदर ये वाला तो बन जाता है एडियाबैटिक और नीचे वाला बन जाएगा आइसोथर्मल।
हो गया, आगे चले। चलो अब देखो ऐसा कुछ प्रोसेस दे रखा है, ऐसे ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें आपको पहचानना पड़े तो कौन कौन सा क्या क्या होगा। प्रेशर ये आइसोबारिक, ये चलो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर ये आइसोकोरिक, ये चलो ये वाला कौन सा रहेगा, एडियाबैटिक, नहीं आइसोथर्मल, ये चलो, और ये कौन सा रहेगा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब समझते हो, डेल क्यू इक्वल टू 0, आइसोथर्मल का मतलब डेल क्यू इक्वल टू 0, आइसोबारिक का मतलब P क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसके अंदर क्या रहेगा, आइसोबारिक के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, आइसोबारिक के अंदर P कांस्टेंट, इसके बाद में क्या होता है, वो तो ठीक है, वर्क क्या होता है इसमें, अपन इसमें चीजें देखें तो अपन एक्सपीरियंस करें तो P इनटू में डेल P, मतलब इसके अंदर एक वर्क निकालना पड़ेगा ना, तो वर्क निकलेगा सर इसमें, और P निकलेगा V2 माइनस V1 V2 V2 माइनस V1, और इसमें वर्क क्या हो जाएगा सर, इसमें वर्क निकलता है, आपको पता ही है किसके रूप में निकलता है, एडियाबैटिक के अंदर प्रेशर वर्क निकलता है NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये ना NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। और इसके अंदर वर्क कैसे निकलता है, प्रेशर इसमें वर्क निकलता है 2.303 NR log base 10 V2 अपॉन V1, ये से लिखिए। हो गया क्लियर? चलिए आगे अब इसके बाद में कोई बात करनी चलेगी। प्रेशर देखिए वही प्रोसेस P और V का, बोले हाँ सर। वैसे अब ग्राफ कुछ ऐसे बन रहे हैं, ऐसे लोग जवाब से बोले हाँ सर। वैसे इसमें क्या क्या हुआ, वही सर प्रोसेस आइसो कोरिक, आइसो बारिक, एडियाबेटिक और आइसो 100% है क्वेश्चन आने की चांस संभव है इस बार। ग्राफ को अच्छे से नोटिस करें।
कैमरे की तरफ भी ध्यान रखना है ना, कैमरे की तरफ भी ध्यान रखना, मत तो ही पीछे पीछे बैठे है ना। हाँ। हम ये सोच रहे हैं यार सर का कुछ गुस्सा बहुत खराब है, ऐसा कुछ गुस्सा नहीं, सच बताऊं तो बिल्कुल 0% गुस्सा है। और क्यों गुस्सा है वो आप ही समझिए इस चीज को। वैसे आपको पता है मैं कुछ कहता ही नहीं, वैसे तो आप हंसी मजाक में चलती रहती सब चीजें, लेकिन पढ़ाई के प्रति चीजें यदि लापरवाही में आ जाए तो भी वहां पे बर्दाश्त नहीं होता। मैं मानता हूँ आपका लिखा हुआ है, मुझे अच्छे से पता है आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, मैंने बहुत बड़े तरीके से लिखवा रखा है, लेकिन मैंने दोबारा पूरा करवाएं तो आपको पूरा फर्ज बनता है कि सर के साथ पूरा दोबारा करने का। भाई मुझे मजा थोड़ी आ रहा है दोबारा पूरा करवाने में, लेकिन मैंने क्यों करवाया उसका कोई ना कोई रीजन होगा, नहीं तो मैं भी सिस्टम से उल्टाने में रहता हूँ। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि सिलेबस को पूरा कवरेज करके कम टाइम में फ्री कर देना, यही होता है, रिजल्ट यही कहता है। अब ये क्यों आया है, ये क्रैश कोर्स में बहुत कम बताया जाता है क्योंकि सिलेबस पूरा करवाना है। अब यदि अपन हर चीज को बारीकी से देखेंगे तो अपना सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं रैंडमली उस चीज को फॉलो करते हैं। अब ये सारा डाटा हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले बता दिया, अब मैं चाहूं तो नहीं भी करूं, लेकिन मेरे को क्यों करवाना पड़ रहा है क्योंकि नेसेसरी है। भाई मैंने आपको एक बात कही है कि क्रैश कोर्स में कम से कम भी आप जो आपने पढ़ रखा है अब तक, जो आपने पढ़ा है पहले क्रैश कोर्स से पहले, उसमें मान के चलो 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 45 में से आपके 30 से 32 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, उससे लास्ट 33 हो जाएंगे, 32 से ऊपर नहीं पढ़ पाओगे आप, 1000% गारंटी है। और चाहो तो तुमने खुद ने भी नोटिस किया होगा, आपने बड़े बड़े तरीके वाले पेपर दिए हैं, आपने खुद ने भी देखी होंगी चीजें वहां पे कि आपके नंबर किसी में 110 आ रहे हैं तो किसी में 120 आ रहे हैं, किसी में 100 आ रहे हैं, किसी में 90 आ रहे हैं, किसी में 80 आ रहे हैं, इसके ऊपर आप बढ़े नहीं पड़े। तो इसका मतलब कोई ना कोई मसला तो ऐसा है जो छूट रहा है, आ रही बात समझ। और वो मसला यहाँ पे जो अब कवर होगा वो लगभग पूरा कवर हो जाएगा वो आपका। अब आपके नंबर जैसे मान के चलिए थर्मो पढ़ोगे आप, तो जहां नंबर आपके 150 के आसपास, जहां नंबर आपके 120 आ रहे हैं, वहां जैसे मान के चलो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर कभी भी आप माइनर दोगे तो आपके नंबर आने लग जाएंगे 140 प्लस। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि 180 में से 180 नंबर आएंगे, नहीं, 180 में से 180 नंबर बेटा तभी आते हैं, सुन लो इस बात को ध्यान से, जब तेरा ब्रेन बहुत बड़े तरीके से डेवलप हो। क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जैसे मान के चलो कि इसी के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर ही मिक्स वाले कॉन्सेप्ट हो और तो उसको पहचान ही नहीं पा रहा हो तो कैसे करेगा, उसको तो नहीं कर पाएगा। वो तेरा ब्रेन डेवलप पे डिपेंड करता है कि नंबर तेरे 180 में से 180 कैसे आए। अब जैसे मान के चलो कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का ब्रेन सेम है, बताओ 50 बच्चों का ब्रेन सेम नहीं, किसी का बहुत अच्छा है तो किसी का लो भी। भाई एक बात बता, टीचर अलग से तो पढ़ा नहीं रहा इसको, सर टीचर पढ़ा तो क्लास में रहे। अब जैसे मान चलो एक पेपर दिया, अनमोल के नंबर है मेरे ख्याल से 250 के आसपास उसी पेपर में, और उसी पेपर में नील के नंबर है मेरे ख्याल से 150 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि उस चैप्टर में इसका ब्रेन बड़े तरीके से काम किया। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें डिपेंड करती है ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस कॉन्सेप्ट को कितनी जल्दी पकड़ पा रहे हो और कितनी जल्दी आप उसको सोल्व कर पा रहे हो। इसलिए ये जो हमारा जो सिस्टम जो चल रहा है ना भाई, ये जो आज से नहीं पिछले कई सालों से इस चीज के ऊपर मैं विशेष फोकस रखता हूँ क्रैश कोर्स के ऊपर लास्ट में आके, क्योंकि जो मेरी पूरी साल की जो मेहनत होती है ना, पूरी साल की मेहनत वो ये 2 महीने ब्रेन पे पड़ने लगती है, 1.5-2 महीने। यदि इस 1.5 महीने के अंदर यदि मैं कुर्सी लेके बैठ जाऊंगा ना तो फिर मेरा मामला पड़ जाएगा। पर्सनली मैं मेरा बता रहा हूँ, मुझे और किसी से मतलब नहीं है, मेरी सब्जेक्ट से बता रहा हूँ कि यदि कुर्सी लेके बैठ गया ना तो फिर तुम्हारा अटक जाएगा मामला 120 तक, वहां पर सुन जाओगे। 120 नंबर पे आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है मेरी सब्जेक्ट में। तो यदि मेरी सब्जेक्ट में तुम 150 पे प्लस ला रहे हो तो फिर तेरी शो होती है सिलेक्शन नहीं। और ऐसे कहते हैं कि फिजिक्स में जिसके नंबर 150 से ऊपर आ रहे हैं, जिसको 10 सब्जेक्ट में उसकी ग्रोथ अच्छी है। सबसे ज्यादा लेवल किसको रखा जाता है? पहले फिजिक्स को रखा जाता है। और कभी भी देख लेना आपके नीट के एग्जाम में सबसे पहले पेपर खोल के देखोगे तो फिजिक्स ही मिलेगी, सबसे पहले निकल के क्या आती है? फिजिक्स ही आती है।
तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अच्छी तरीके से अब 1.5 महीना जो है, 1-1.5 महीना बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से अपने आप को दो, अच्छा तो टाइम दो, बिल्कुल हर चीज़ को बारीकी से पढ़ो। 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है आपकी, है ना? ऐसा लो MB टेस्ट सीरीज के नाम से मार्क्स बूस्ट टेस्ट सीरीज, आज डेट हो गई 17, 18, 19, 20, बच रहे 3 दिन। ऐसा लो पेपर का टाइम आपको पता ही है कितने बजे से कितने बजे, कितने बजे से कितने बजे, 5 से 6, ये आपका टाइम रहेगा, शेड्यूल रहेगा। इसमें जितना आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो उतना आप वो कर सकते हो। पूरा सिलेबस आएगा कंप्लीट, पूरा का पूरा 11th भी, और उसमें क्वेश्चन बढ़कर टोटल 45, टाइम रहेगा 1 घंटा। अब इसके अंदर टोटल पेपर लगेंगे 5। बेटा यहाँ से तेरे को अपने नंबर से पता चलना स्टार्ट हो जाएगी। यदि तेरी पोजीशन पहले टेस्ट में 100+ आ रही है तो इसका मतलब मान के चलो तेरे मामला ठीक है। फिर तेरे दूसरे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तेरे 130+, फिर मामला तेरा अच्छा, थोड़ा और अच्छा हुआ। फिर तेरे आ रहे हैं 150 के आसपास, तेरा मामला और अच्छा हुआ। फिर तेरे नंबर आ रहे हैं 150 के प्लस हो, फिर तेरे तो ये मान के चलना फिजिक्स में तेरी पकड़ बढ़िया हो गई है। अब तेरे को फिजिक्स में तेरे को मात खाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्वेश्चन का लेवल बहुत ठीक ठाक, ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे, क्वेश्चन वो रखेंगे जो नीट में आने लायक होंगे। ऐसा नहीं कि जेईई मेंस के डाल दूंगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। लेवल नीट का ही रखूंगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे वाले दे जाइए, बढ़िया वाले, ठीक है ना? अरे बस कहीं से कट को पेस्ट दूंगा मामला, पहले बता देता हूँ। कहीं आप वैसे सोचो कि वहाँ की देर ले सर उसका टेस्ट सीरीज पे उठा रखी हुई और करके, ऐसे दिमाग मत लगाना। हो गया भाई? इस प्रकार से अपने ये वाला शेड्यूल पूरा कर लिया है। अब पढ़ेंगे DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कोई मॉलिक्यूल कितने टाइप से मोशन कर सकता है, कितने टाइप से, कोई भी मॉलिक्यूल। फोर्स की जो टाइप होगी ना, वो टाइप कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसकी डिवाइड कितनी होती है? 3, और तीनों में वो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी टोटल एनर्जी होती है 1/2 mvx², 1/2 mvy², 1/2 mvz²। ऐसा ये कौन से वाले मॉलिक्यूल के लिए है? सर ये मॉलिक्यूल है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इसकी डिवाइड जो होती है वो होती है सर 3। ये सर क्योंकि इसमें तीनों के तीनों ट्रांसलेशन मोशन होते हैं। कैसे मोशन होते हैं? ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन होती है तीनों के अंदर। जैसे ट्रांसलेशन मोशन बोले तो वैसे x डायरेक्शन में एनर्जी रहेगी। ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी डायरेक्शन की है? x, y की भी और z में। ये सर बोले सर अब यदि मैं डायटोमिक की बात करूं तो सर, तो जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल में Tn भी होता है और Rn भी होता है, ट्रांसलेशन मोशन भी होता है सर, और रोटेशनल मोशन भी होता है सर। ये सर तो वैसे ट्रांसलेशन मोशन होने का मतलब क्या हो गया? जैसे ट्रांसलेशन मोशन होने का मतलब ये हो गया 1/2 mvx², 1/2 mvy², 1/2 mvz²। ये मेरा Tm। अब मैं मेरा रोटेशन मोशन की बात करूं तो 1/2 ix ओमेगा x², 1/2 iy ओमेगा y² प्लस 1/2 iz ओमेगा z²। सॉरी दो ही लेनी है। I1 ओमेगा 1 कर दो, I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2। ये सर बोले हाँ सर। तो इस प्रकार से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी इसकी? 5। DOF जो बनेगी ये तो ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशन मोशन,
प्लस ये रहेगी रोटेशनल मोशन, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 3 + 2 मतलब 5। बोले हाँ सर। बोले सर यदि इसमें वाइब्रेशन इंक्लूड कर दिया जाए तो? बोले सर वाइब्रेशन इंक्लूड कर दी जाएगी तो ये भी वाइब्रेशन मोशन भी इस प्रकार से 3 + 2 + 2 3 + 2 5 2 7 डी वेव आ जाएगी। कितने डी वेव आ जाएगी? 7 डी वेव। ये सर देखिए घर से आ रहे सीधे। हो गया। अब लो इक्विपोर्शन एनर्जी अपन ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत और देख लेते हैं, नियम और देख लेते हैं। हो गया क्या? चलो इसकी एनर्जी कितनी थी? सर इसकी एनर्जी होगी F। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? F। वन मॉलिक्यूल। अब वन मॉलिक्यूल कैसे है? डायरोमेटिक है या मोनोटोनिक है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए क्योंकि वो कितने टाइम से एनर्जी यूज में ले रहे हैं। हाँ सर। और हाँ ये सर क्लियर है बात? हाँ सर। ये है वन मॉलिक्यूल के लिए क्लियर। सर यदि मान के चलो कि आवोगाड्रो नंबर्स के रूप में लेके चले तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मतलब अपन कह सकते हैं यदि इतना मॉलिक्यूल हो 6.023 × 10⁻23 इतनी मॉलिक्यूल्स हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी? थोड़ा सा इसको बोलते हैं आवोगाड्रो नंबर एनए। इतने मॉलिक्यूल्स हो तो एनर्जी सर ऐसा करेंगे F क्रॉस एन हाफ केवीटी।
ये सर बोले हाँ सर। बोले सर ठीक बात है। और बोले सर ऐसा हो तो? बोले सर कैसा? बोले सर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोले सर कैसे लिख सकते हैं? बोले सर देखो स्मॉल n बराबर क्या होता है? कैपिटल N अपॉन में n होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलते हैं? मोल क्या होते हैं? परमाणु की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या। ये चलो तो बोले सर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ क्या? बोले सर कैसे? बोले सर मुझे ये पता है R बराबर क्या होता है? बोले सर ये होता है NA/KB। ये चलो या मैं ये बोल सकता हूँ कि KB बराबर क्या होता है? R अपॉन में N। बोले हाँ सर। तो बोले सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोले सर कैसे? बोले सर M क्रॉस में NA/KB को हाफ RT। इसे भाई साहब NA/KB की जगह मैंने R रख दिया। बोले सर R का डाटा कितना होता है? R का डाटा 25/3। ये सब हमें जवाब चाहिए। बोले सर 25/3। बोले सर ठीक बात है। बोले सर ये नंबर ऑफ मोल्स n होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स n होता क्या हो जाएगा? बोले सर E बराबर NF RT/2। और याद करो मैंने बोला था नफरत/2। याद आ रहा है कुछ? ये नफरत/2 ऐसे आएगा। अरे बात समझ में? यदि नंबर ऑफ मोल्स दे तो ऐसे, अवगाद्रो नंबर दे तो ऐसे, ठीक है? और अवगाद्रो नंबर नहीं भी दे और R के रूप में रिजल्ट आ जाए तो इसके रूप में, ठीक है? और यदि सिंगल मॉलिक्यूल दे तो ऐसे। ये ध्यान रखना ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है ये एनर्जी। अरे बात समझ में? बोले सर सिंगल मॉलिक्यूल है। हाँ बोले सर सिंगल मॉलिक्यूल है। सर सिंगल मॉलिक्यूल में मान के चलो मोनोएटॉमिक है। कैसे मोनोएटॉमिक? बोले सर हीलियम नियोन होकर जैसे ना। बोले सर उसके लिए F का डाटा कितना जाएगा? बोले सर F का डाटा जाएगा 3। यहाँ से तो 3/2 kBT याद करो। यस चलो। बोले सर यदि डायटोमिक हो तो? बोले सर डायटोमिक हो तब क्या हो जाएगा? बोले सर डायटोमिक होगा तब ये हो जाएगा इस F की जगह जाएगा 5/2 kBT। बोले सर इसमें भी डायटोमिक में भी वाइब्रेशन इंक्लूड होता तो बोले सर 7/2 kBT। जैसे ना जवाब चाहिए। तो इस प्रकार से ये एनर्जी का टोटल डाटा होगी। तो इस प्रकार से एनर्जी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप लिखते थे ना भाई मोनोएटॉमिक गैस है तो सीधा लिख देते 3/2 kBT। तो इस वजह से लिखते थे आप, ऐसे नहीं लिखते थे, इस रीजन से लिखते थे। ये सुनो यदि याद में नहीं रहे तो आप इन सभी को रख लो दिमाग के अंदर और लास्ट में रिजल्ट ये रखना दिमाग में नफरत/2। इसको E भी लिख सकते हो आप, इसको U भी लिख सकते हो, ठीक है?
हो गया, चलेगा ये, हटा दो क्या। अब एक चीज का ध्यान रखना इसके अंदर, सर यहीं से अब अपन सीपी और सीवी के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सर कैसे, तो सर हम ये बात जानते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। वैसे हम ये बात जानते हैं गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी अपॉन में सीवी, ठीक है। और ये होता है 1 + 2 बाई है, ये सर। हाँ सर, तो सर हम ये बात तो जानते हैं, सर क्या अभी हमने निकाला है E बराबर U बराबर नफरत/2, ये सर। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो डेल U की बात करूँ तो अभी क्या जाएगा डेल T, ये सर। हाँ सर, तो सर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि F/2 और N डेल T, हाँ सर लिख सकते हैं। सर हमने ये तो पढ़ा है ना सर, क्या सर डेल Q बराबर डेल U बराबर N CV डेल T, ये सर। अभी बहाना तो बोल, जैसे CV बराबर नहीं पढ़ा क्या, डेल Q अपॉन में डेल T 1 अपॉन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सर। या मोलर हीट कैपेसिटी यदि n नंबर ऑफ मोल्स के अंदर लेके चल रहे हैं तो, हाँ सर। और यदि स्मॉल m में लेके चल रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ सर। तो बोले सर यहाँ से दोनों साइड में कंपेयर मारूंगा तो F/2 किसके बराबर होगा, CV। तो सर ये जो CV है जिसको अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये कितनी आ जाएगी, तो सर ये आ जाएगी F/2, बोले सर। हाँ सर, वैसे हम ये बात भी जानते हैं CP - CV बराबर क्या होता है, मेयर फॉर्मूला, ये सर। तो सर यहाँ से यदि मैं CP निकालूंगा तो CV प्लस क्या हो जाएगा R, CV का डाटा क्या होता है F/2 प्लस R, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा R/1 + F/2, बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, बोले हाँ सर। तो बोले सर अब यहाँ से मैं देखा जाए तो CP अपॉन में CV बराबर क्या होता है, बोले सर गामा। तो CP कितना है, बोले सर ये है मेरा R1 + F/2, और CV कितना है मेरा, बोले सर F/2, तो R से R कैंसिल, तो सर यहाँ से मेरा आ जाएगा गामा इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1 + F/2 और F/2, ऐसे। हाँ सर, तो बोले सर यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा मेरा, इसका तो हो जाएगा 2/F और ये हो जाएगा मेरा 1। सर ये देखो ना, डिवाइड कर दूंगा तो ना मैं इक्वल रूप में 1/F/2 + F/2/F/2, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 + 2/, ये आ जाएगा मेरा गामा। ये सर जवाब चाहिए, ये जो कहलाता है 1 गामा, ये CP और CV का क्या कहलाएगा, रेशो कहलाएगा, बोले हाँ सर। अब यहाँ से आपको पता है कि मोनोटोमिक गैस ले रहे हैं तो यहाँ से F का डाटा कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं तो 1 + 2/3, तो सर ये हो जाएगा मेरा 5/3। जैसे यदि मैं यहाँ से F का डाटा कितना ले रहा हूँ 5, डायरेक्टोमिक ले रहा हूँ तो गामा का डाटा हो जाएगा 1 + 2/5 मतलब 7/5, जैसे हमें जवाब चाहिए, बोले हाँ सर। और बोले सर यदि मैं यहाँ से 7 जिसको अपन बोल सकते हैं ट्राइएटोमिक गैस के लिए, कैसे हम भाई ट्राइएटोमिक में भी बना था ना, एक जो सिचुएशन बनी थी कौन सी वाली, सीधे का मतलब CO2, सीधे के तो सब साथ देते हैं, याद है ना कुछ मैंने ऐसा डायलॉग मारा था, सीधे के तो हमेशा सब साथ ही देते हैं, तो सीधे का मतलब साथ देने का हो गया 7, और CO2 साथ में आता है, और H2 आ जाता है तो उसकी जगह वो हो जाता है उसके लिए 6, कैसे हम। तो बोले सर 7 आ जाएगा तो गामा का डाटा कितना आ जाएगा, सर गामा का डाटा आ जाएगा 1 + 2/7, ये 9/7, और यदि भाई साहब H2 आ जाएगा तो 1/2/6, 8/6, जिसको अपन बोल सकते हैं 4/3, याद करो, बोले हाँ सर। तो पॉलीएटॉमिक का जो लिखा है तो ये कौन सा था, ट्राइएटॉमिक का ही तो था, पॉलीएटॉमिक का ट्राइएटॉमिक और किसके लिए था, H2 के लिए, ये किसके लिए सर, ये सर हमें जवाब चाहिए, बोले हाँ सर। लिखिए इसको पूरा कंप्लीट करें।
कभी कभी हो गया। हिमांशु डीजी पे बहुत डांस कर रहा था तुम्हें, बोल रहे थे कि हिमांशु में तो खतरनाक माहौल मचा दिया बाहर, लोग पकड़ रहे थे कि रुक जा भाई रुक जा, हैं इतना खतरनाक डांस किया, माहौल बना दिया इसने भाई साहब कल परसों। कौन से गाने पे? अरे मोहित कौन सा गाना था? तो नहीं था क्या? था तो तेरे को पता नहीं चला कौन सा गाना था? चला क्या था? चले चलो। देखिए अब मान लो मैं मिक्स कर दूं गैसों को, वैसे मिक्स करने का मतलब वैसे मेरे को जैसे मान लो सीवी निकालने है और मिक्सअप वाला मामला है, गैसों को क्या कर रहा हूँ मिक्स कर रहा हूँ। तो सर मान लो प्रेशर 3 में ले रहा हूँ मोनोएटॉमिक के लिए, तो सर मोनोएटॉमिक गैस में प्रेशर 3 N1, ठीक है। अब N1 का मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स, मोनोएटॉमिक की कितनी नंबर ऑफ मोल्स है? बोले हाँ सर। इसके बाद में डायटोमिक ले रहा हूं मैं, तो डायटोमिक के लिए क्या हो गया 5, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N2। यस या नो जवाब चाहिए? बोले हाँ सर। और फिर प्रेशर नीचे प्रेशर N1 प्लस N2, यस या नो? बोले हाँ सर। प्रेशर इसी के साथ में Cp ले लूंगा, यस या नो? प्रेशर Cp लूंगा तो जो मोनोएटॉमिक 3 है कितनी हो जाएगी 5 N1 और ये 5 ही कितना हो जाएगा 7 N2 और वही N1 प्लस N2 और जैसे Cp अपॉन में Cv करूंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा मेरा 5 N1 प्लस 7 N2 और बटे 3 N1 प्लस 5 N2, ऐसे हम लिखें। आर भी लगा देता भैया, यहाँ पे तो नफरत बटे 2, नफरत आई है 2 लगा देना नीचे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, नफरत बटे 2 बटा 2, नफरत बटे 2। अब जैसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मोनोएटॉमिक के 2 दे रखे हो, लिख लिए कि जैसे मोनोएटॉमिक गैस है और आपको एक कहता जाए कि सर मोनोएटॉमिक जो गैस है उसके तो नंबर ऑफ मोल्स है 5 और जो डाईएटॉमिक है उसके नंबर ऑफ मोल्स है मांगे चलो 10।
दोनों को मिक्स कर दिया, तो बताइए इस गामा कितना है, सीपी अपॉन में सीवी कितना है। तो बोले सर इसको ऐसे कर सकता हूँ, 5 गुना कितना है 5, ये 5, ये कितना है 10, और ये कितना है 5, ये कितना है 10, ये 25 प्लस 70 बटे 15 प्लस 50 कितना हो गया 95 बटे 65। आइए एक पॉइंट में कुछ ना कुछ निकाल के बताओ क्या कर रहे हैं। 95 बटे 65, 95 अपॉन 65। भाई साहब कैसे शांत बैठा है, घर क्या दारी क्या हिमांशु, अभी तो आए यार घर से पास में थे घर। एक पॉइंट चार के आसपास आया। लिख लेना इसका एग्जांपल के तौर पे कि मोनोएटॉमिक गैस तो 5 है, डायटोमिक नंबर ऑफ मोल्स, मोनोएटॉमिक के नंबर ऑफ मोल्स होगा n1 का डाटा 5 है, n2 का डाटा 10, n1 का डाटा 5 और n2 का डाटा 10। हो गया क्लियर, आ जाओ आगे चलते हैं। तो सर साइक्लिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, हाँ सर, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है, ठीक है ये सर। तो सबसे पहले चेक करने क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बोले सर ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में ध्यान रखना वर्किंग का डाटा रहेगा पॉजिटिव, क्लियर है। हाँ सर, और आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे खत्म कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ हीट क्या रहेगी ये सर। हाँ सर, इसके बाद में वैसा भी हीट पंप की बात करूंगा। हाँ सर, इसकी तरह कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये बनेगा साथ इस प्रकार से, ठीक है। बोले हाँ सर, बोले सर इसमें वर्णन का डाटा नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी चेंज इन इंटरनल और चेंज इन हीट कितना है 0, क्योंकि इस पे कैसा प्रोसेस है साइकिल, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे क्या हुआ है खत्म हो रहा है। वर्डन ग्रेटर देन 0 और इसे वर्डन इज लेस देन 0, ध्यान रखना इस चीज का।
हो गया? बोले हाँ सर। बोले सर अब जो हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो बोले सर एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला है, नेट वर्क अपॉन में हीट सप्लाई, यस या नो, जो दी गई ऊष्मा, यस या नो? हाँ सर। तो क्यू सप्लाई इनटू में 100%, यस या नो? ये हीट इंजन की क्या कहलाएगी? इंजन एफिशिएंसी। ये साइक्लिक प्रोसेस की भी यही कहलाएगी ध्यान रखना, एफिशिएंसी, क्योंकि हीट इंजन इज डिपेंड ऑन साइक्लिक प्रोसेस, यस या नो? तो साहब इस हीट इंजन की बोल सकते हो या साइक्लिक प्रोसेस की बोल सकते हो, एफिशिएंसी ही कहलाती है। बोलो सर ठीक है। तो सर डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा? सर देखो सर ये मैंने Q1 हीट दी सोर्स से, कितनी हीट दी? सोर्स से Q1 हीट दी प्लस टेम्परेचर कितना है इसका? T1। ये क्या है साहब? सिंक, इसका टेम्परेचर कितना है? T2। और हीट कितनी इसकी? Q2। यस या नो? और यहाँ पे क्या होगा साहब? ये यहाँ पे कर रहा है ये वर्क डबल, यस या नो? हाँ सर। तो बोले कि सर अब क्या होगा प्रोसेस में? बोले सर देखिए हीट कितनी दे रहे हैं? बोले सर Q1। ये Q1 कितने में डाइवर्ट हो रही है? सर 2 में, Q प्लस W प्लस Q2। तो यहाँ से मैं W निकालूंगा तो क्या जाएगा? सर Q1 माइनस Q2। हाँ सर। तो सर यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकालूंगा ईटा तो कितना जाएगा? बोले सर W की Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q सप्लाई कितना दे रहे हैं? Q1। भाई इनपुट सप्लाई ये तो है Q1, इनटू में क्या जाएगा? 100%, यस या नो? सर एफिशिएंसी की हो जाएगी मेरी 1 माइनस Q2 अपॉन में Q इनटू में 100%, यस या नो? अब इसी को आप टेम्परेचर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि Q1 का टेम्परेचर कितना है? Q1 मतलब जो सोर्स है उसका टेम्परेचर कितना है? T1। और जो सिंक इसका टेम्परेचर कितना है? T2। बोले कैसे आप? बोले सर यहाँ से कितना आ जाएगी? सर 1 माइनस Q2 अपॉन में T इनटू 100%। ये कहलाती है सर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। लिखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हो गया कंप्लीट? ये शर्म जवाब चाहिए। अब हीट इंजन के बाद हमारा बचा है रेफ्रिजरेटर, ठीक है? रेफ्रिजरेटर और एंट्रोपी ये अपन देखेंगे कल, ठीक है? और उसी के साथ साथ कल अपन स्टार्ट कर देंगे कैलोरीमेट्री, ठीक है? ये सब याद है ना कैलोरीमेट्री वाला, न्यूट्रिक एसिड, लिथियम वगैरह ये पढ़ते थे अपन,
याद है ई बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4 ऐसे ना वो वाला पूरा सिस्टम अपन देखेंगे कल। तो कल अपना ये थर्मो भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है इसका, रेफ्रिजरेटर और एलेक्ट्रॉन ये भी, प्लस के अंदर साथ ही अपन देखेंगे कैलोरीमेट्री, ठीक है ऐसे हम। फिर उसके बाद हमें बचेगी कौन सी, फ्लूइड मैकेनिक्स और क्या नाम है, सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके साथ अपना इलेक्ट्रिकल का पोर्शन क्या हो जाएगा, हो जाता अपना आज ही खत्म हो जाता है, लेकिन 4 दिन की अपनी क्या हुई छुट्टियां, ऐसे नो, ऐसे नो भी जवाब चाहिए, ठीक है।